वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का यह नीट का जो क्लास है आज डे 3 का क्लास है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डे 3। और डे 3 में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है इंडोक्राइन सिस्टम वो देख रहे हैं, पैनक्रियाज। तो आज हम लोग बिगिन कर रहे हैं कहाँ से? पैनक्रियाज से। और पैनक्रियाज का जो लोकेशन है वो आप देख सकते हो कि कहाँ पर है ना? ठीक है, स्टोमच के पास, लीवर के नीचे, यहीं पर है। और यह कैसा ग्लैंड है? तो दिस इज अ कंपोजिट ग्लैंड। यह फर्स्ट ग्लैंड आप जो स्टडी करने जा रहे हो, जो पेट के पास आया तो मंडोला रेडोला हो गया, यानी कि यहाँ जो ग्लैंड हो गया यह इंडोक्राइन ग्लैंड न हो करके यह कंपोजिट ग्लैंड हो गया। यानी कि यह जो ग्लैंड है वह एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का नेचर रखता है। यह एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है, यानी कि यह एंजाइम भी सेक्रेट करेगा और हार्मोन भी सेक्रेट करेगा। तो हम लोग इस चैप्टर में एंजाइम की स्टडी नहीं करने जा रहे हैं, हार्मोन की स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस पैनक्रियाज ग्लैंड का सिर्फ हार्मोनल नेचर, इंडोक्राइन नेचर हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? तो कंपोजिट ग्लैंड है। एग्जाम में आए तो मार देना टिक। एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है और इंडोक्राइन की तरह भी काम करता है। ओके, तो पैनक्रियाज जो हमारे को ग्लैंड जो है वो हम लोग यहां पर देखने क्या जा रहे हैं, इसका इंडोक्राइन वाला नेचर, कि इसका इंडोक्राइन का नेचर कैसा है। तो इसमें जो पैनक्रियाज जो है जो बना हुआ है उसमें इंडोक्राइन वाला जो ग्लैंड्स है, इंडोक्राइन वाला जो पार्ट्स है वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर देखो तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उसे कहते हैं। पैनक्रियाज में जो इंडोक्राइन पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और यह करीब करीब 1 to 2 मिलियन रहता है। कितना है? 1 to 2 मिलियन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बना हुआ इंडोक्राइन पैनक्रियाज है। यानी इंडोक्राइन पैनक्रियाज में आपको कितने हैं? 1 to 2 मिलियन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यानी कहने का अर्थ कि अगर कोई गिलास है और इस गिलास में 100 गोलियां हैं तो उस 100 गोलियों में से 1 से 2 गोली मात्र आपका कौन है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। कौन है? इंडोक्राइन पार्ट है। यानी यह मात्र 1 to 2% है। फिर भी 1 to 2% रहने पर भी यह इसकी संख्या कितनी है? 1 to 2 मिलियन। और इसे क्या कहते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 1 to 2 मिलियन यानी जितने भी पैनक्रियाटिक टिश्यू हैं उसका मात्र 1 से 2% ही आपको क्या है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मात्र 1 से 2% जगह ही छेकते हैं और इसकी संख्या है 1 to 2 मिलियन। और यह है आपका इंडोक्राइन पार्ट। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो बना हुआ है वह 2 तरह के सेल्स का बना हुआ होता है। एक बना हुआ होता है अल्फा सेल्स का, अल्फा सेल्स, और दूसरा इसमें होता है बीटा सेल्स। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को देखो तो एक आपको देखोगे तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स रहता है, तो दूसरा आपको रहता है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के बने हुए हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और उसके अलावा पैनक्रियाज में और भी बहुत सारे सेल्स हैं, पार्ट्स हैं, है ना? और भी बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन मात्र 1 to 2% ही आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है और जिसकी डेंसिटी जो है 1 to 2 मिलियन है। ओके, और यह जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है यह 2 सेल्स का बना हुआ है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स का काम क्या है? ग्लूकाजोन सेक्रेट करना। अल्फा सेल जो है वह सेक्रेट करता है क्या? ग्लूकाजोन। अल्फा सेल जो है ग्लूकाजोन सेल सेक्रेट करता है और बीटा सेल्स जो है वह इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करता है। तो 2 हार्मोन सेक्रेट होते हैं किसके द्वारा? पैनक्रियाज के द्वारा। पैनक्रियाज में किसके द्वारा? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल्स है स्पेशलाइज्ड इन ग्लूकाजोन सेक्रेट करने के लिए और बीटा सेल्स स्पेशलाइज्ड है इंसुलिन सेक्रेट करने के लिए। तो ये याद रखना है। अब हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे ग्लूकाजोन के बारे में, कि ग्लूकाजोन जो हार्मोन सेक्रेट होता है अल्फा सेल्स के द्वारा, है ना? अल्फा सेल्स के द्वारा जो ग्लूकाजोन हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, आखिर इसका काम क्या है, रोल क्या है?
तो पैनक्रियाज के द्वारा के अल्फा सेल्स के द्वारा, पैनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल्स के द्वारा सेक्रेट किया जाने वाला हार्मोन ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। और यह काम करता है लीवर सेल्स पर, हेपेटोसाइट्स, लीवर सेल्स के हेपेटोसाइट्स, लीवर में हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं उस पर यह काम करता है। यानी लीवर के पास में ही आपको पैनक्रियाज है और उस पैनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल्स के द्वारा क्या सेक्रेट होता है? ग्लूकागॉन। वह ग्लूकागॉन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। किस पर काम कर रहा है? तो काम कर रहा है हेपेटोसाइट्स पर। यह हेपेटोसाइट्स क्या है? एक तरह का लीवर सेल्स है। लीवर में पाए जाने वाले एक सेल्स को, एक टाइप ऑफ सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहते हैं और उसी पर यह ग्लूकागॉन काम करता है। ओके, ग्लूकागॉन क्या करता है कि ब्लड में जो शुगर का लेवल है, ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसे इंक्रीज करता है। ग्लूकागॉन यानी ब्लड में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है, इसीलिए इसका नाम है ग्लूकागॉन। इसीलिए इसका नाम है क्या? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या करता है? शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। आपको सिर्फ इतना याद रखो, आपका काम हो गया। तो इंक्रीज ब्लड शुगर को ये इंक्रीज करता है। कैसे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। और जब ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करेगा तो ग्लाइकोजेन टूट जाएगा, ब्रेक होगा और ग्लूकोज निकलेगा। कहाँ निकलेगा? ब्लड्स में। तो उससे क्या होगा? ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। उससे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है। किसके द्वारा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजेन का टूटना है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजेन का टूटना ग्लूकोज में, उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेन ब्लड में ब्रेक करेगा, ग्लूकोज निकलेगा, जिससे कि ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज करता है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर माने हाइपर हो गया, बढ़ गया, तो हाइपरग्लाइसेमिया इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया, इंक्रीज्ड ब्लड शुगर। ओके, तो दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस। और यह जो हार्मोन है सेकंड एक काम और करता है। क्या करता है? कि ग्लूकोजेनेसिस भी करता है। यानी ग्लूकोज की जेनेसिस करना यानी बनाना, ग्लूकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज बनाने में भी यह रोल अदा करता है। ग्लूकागॉन हार्मोन स्टिमुलेट करता है, भैया बनाओ बनाओ, है ना, हल्ला करता है, बनाओ। हार्मोन का काम ही है स्टिमुलेट करना। तो स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजेनेसिस को, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसेमिया, जिससे भी कि हाइपरग्लाइसेमिया बढ़ता है। यानी आप यहां देख रहे हो कि हाइपरग्लाइसेमिया यानी ब्लड शुगर जो इंक्रीज कर रहा है वह दो तरह से इंक्रीज कर रहा है। एक ग्लाइकोजेनोलाइसिस से, दूसरा ग्लूकोजेनेसिस से। ये दोनों को स्टिमुलेट करने का काम ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोजेनेसिस, दोनों का स्टिमुलेट कौन करता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन सेक्रेट किसके द्वारा होता है? पैनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल्स के द्वारा। ओके, तो ग्लूकागॉन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। और ग्लूकागॉन जो है, यह जो ग्लूकागॉन जो है, क्या है ग्लूकागॉन? अल्फा सेल्स के द्वारा सेक्रेट किया गया हार्मोन। यह रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। कि भैया सेलुलर ग्लूकोज उसका यूटिलाइज मत करो, रहने दो, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है ना, उसे आप अपटेक मत करो, उसे लो मत, उसका यूटिलाइज नहीं करो, उसके ब्लड शुगर में रहने दो, ताकि हमें भीड़ दिखानी है। किसकी? ब्लड शुगर की। ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। दस ग्लूकागॉन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसलिए ग्लूकागॉन को हम लोग ऑल्सो कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ओके, ये क्लियर? नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो अगला जो हार्मोन है वह इंसुलिन है। इंसुलिन ये क्या करता है? ब्लड में शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है। इसका काम है ब्लड में शुगर के लेवल को डिक्रीज करना। और अभी जो हम लोग देखे थे ग्लूकागॉन, यह ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है। यानी दोनों मिलकर, एक बढ़ा रहा है दूसरा घटा रहा है, यानी दोनों मिलकर के ग्लूकोज के लेवल को होम्योस्टेसिस करता है, मेंटेन बरकरार करता है। अगर दोनों तालमेल मिला के काम करे ढंग से तो ब्लड में शुगर का लेवल घटे बढ़ेगा नहीं।
ठीक ठाक रहेगा। दोनों का रोल अपनी जगह पर सही है। लेकिन अगर बाई चांस यह जो ग्लूकाजोन है यह बहुत फास्ट दौड़ने लगे, बहुत ज़्यादा काम करने लगे, तो क्या होगा? ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो हमारे को जो ग्लूकाजोन है वो पेप्टाइड हार्मोन है, तो इंसुलिन भी कोई दूसरा हार्मोन नहीं है, यह भी हमारा पेप्टाइड हार्मोन ही है। इंसुलिन भी क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। और यह भी जो काम करता है यह हेपेटोसाइट्स पर तो काम करता ही है। लीवर में आपको यह जो ग्लूकाजोन है यह हेपेटोसाइट्स पर काम करता है, तो यह जो हमारा इंसुलिन है यह भी लीवर के हेपेटोसाइट्स पर काम करता है। लेकिन यह एडिपोसाइट्स पर भी काम करता है। यह दो चीज पर काम करता है, एक तो लीवर सेल्स के हेपेटोसाइट्स पर और दूसरा सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का जो सेल्स है एडिपोसाइट्स, ये दो पर काम करता है इंसुलिन। एक काम करता है हेपेटोसाइट्स पर और दूसरा काम करता है एडिपोसाइट्स पर। सेकंड यह काम करता है एडिपोसाइट्स पर, और यह जो एडिपोसाइट्स है वह क्या है? एडिपोज टिश्यू का पार्ट्स है। सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू को हम लोग कहते हैं क्या? एडिपोसाइट्स। यानी इंसुलिन दो चीजों पर काम कर रहा है, हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पर। ओके, इंसुलिन जो है वो इनहेंस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। यह क्या करता है कि सेलुलर ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है ना। भैया ले लो ले लो ले लो, घटाना है ना, इसको जल्दी से यूटिलाइज करके खत्म करो, इसको रहने नहीं देना है। ग्लूकोज को जल्दी से यूटिलाइज करो। तो ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को, ग्लूकोज के अपटेक को इनहेंस कराता है, बढ़ाता है कौन? इंसुलिन। ये इंसुलिन का मेन रोल रहता है। एज ए रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। इससे क्या होता है कि जैसे ही इनहेंस किया सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, तो ब्लड में जो मौजूद शुगर था वो धकाधक हेपेटोसाइट्स में और एडिपोसाइट्स में जाना शुरू करता है। ब्लड के सेल्स से ग्लूकोज निकला और निकलने के बाद वो चला जाएगा कहाँ? लीवर के हेपेटोसाइट्स में और एडिपोसाइट्स में। एडिपोसाइट्स तो जान ही रहे हो कि एडिपोज टिश्यू का सेल्स है, और जिससे क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। जिससे क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करेगा। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। तो इंसुलिन जो है वो क्या करता है कि हाइपोग्लाइसेमिया करता है। ओके, और ग्लूकाजोन क्या करता है? हाइपरग्लाइसेमिया। वो इंक्रीज कराता है, इसलिए हाइपर। इंसुलिन क्या कराया? डिक्रीज कराया ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, तो इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। और इंसुलिन का दूसरा क्या काम है कि भैया जल्दी से ग्लूकोज जो है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो। पुलिस का रेड पड़ने वाला है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो। जबकि ग्लाइकोजन क्या करता था? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता था। या ग्लूकोज को क्या किया? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण होना। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का निर्माण होना किससे? ग्लूकोज से, है ना। ग्लूकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का निर्माण होना किससे? ग्लाइकोजन से, तो उसे कहेंगे ग्लूकोजेनेसिस। और ग्लूकोज से यदि ग्लाइकोजन बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये काम टारगेट सेल्स में होते हैं किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। क्लियर है? तो द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन्ड ज्वाइंटली बाय द टू इंसुलिन एंड ग्लूकोजोन। इस प्रकार से इंसुलिन और ग्लूकाजोन दोनों हार्मोन अपनी अपनी जगह पर यदि सही ढंग से काम करे तो हमारे बॉडी में, ब्लड में शुगर का लेवल न बढ़ सकता है न घट सकता है। यदि हमारा बॉडी में इंसुलिन काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन काम कर रहा है, वो शुगर का लेवल बढ़ा रहा है। यदि ग्लाइकोजन काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? ब्लड के शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों को सही ढंग से काम करना आवश्यक है। डायबिटीज मेलाइटस एक रोग है, डायबिटीज मेलाइटस। कौन सा रोग? डायबिटीज मेलाइटस। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया कंटिन्यू बरकरार रहा, ठीक है ना। हाइपरग्लाइसेमिया कंटिन्यू बरकरार रहा, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंटिन्यू बढ़ता रहता है, कंटिन्यू
बढ़ा हुआ रहता है तो लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिससे एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर आता है जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। उसे क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडी। और बॉडी से ग्लूकोज भी है जो कि यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन रहा है शुगर में, तो उतना जितना ग्लूकोज बना उतना ग्लूकोज का आपको रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। और जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो क्या हो गया कि वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हुआ। दूसरा और भी गड़बड़ काम होना शुरू हो गया, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होना शुरू होता है और यह कीटोन बॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है डायबिटीज मेलाइटिस में, यह बॉडी के लिए हार्मफुल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? हार्मफुल कंपाउंड है। तो डायबिटीज पेशेंट्स अगर कोई हो गया तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, उसकी थेरेपी है वो सक्सेसफुली ट्रीटेड हो सकता है बाय इंसुलिन थेरेपी। किस थेरेपी के द्वारा? तो इंसुलिन थेरेपी के द्वारा उसे सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लोग ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं वो टेस्टिज। अब हम लोग टेस्टिज को देखने जा रहे हैं। टेस्टिस, ओके, टेस्टिस जो है वह आपको मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं। यह मेल में होता है और यह वन पेयर होता है इन स्क्रोटल सैक, और यह स्क्रोटल सैक में मौजूद होता है। वन पेयर इन स्क्रोटल सैक, ठीक है ना, आउटसाइड एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर, पेट में नहीं, पेट के बाहर स्क्रोटल सैक में यह होता है। यह हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जब चैप्टर पढ़ेंगे उस समय इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं अपने क्लास पे। टेस्टिस, टेस्टिस परफॉर्म करता है डुअल फंक्शन। इसका डुअल फंक्शन है, दो काम है टेस्टिस के, दो काम है। एक काम तो है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यह है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और दूसरा क्या है? यह एक इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। यानी टेस्टिस को दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड, कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमाल और इंटेस्टाइनल टिश्यू। यह बना हुआ होता है टेस्टिस किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्ट्रोमाल और इंटेस्टाइनल टिश्यू का। कंप्लीट डिटेल हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। टेस्टिज में आपको रहते हैं क्या? लेडिंग सेल्स और इंटेस्टाइनल सेल्स रहते हैं। टेस्टिज में मौजूद होते हैं दो सेल्स होते हैं, लेडिंग सेल्स और इंटेस्टाइनल सेल्स, प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस। मौजूद होते हैं ये सेल्स कहाँ? इंटरट्यूबुलर स्पेस में मौजूद होते हैं लेडिंग सेल्स और इंटेस्टाइनल सेल। और यह जो सेल्स होते हैं लेडिंग सेल्स और इंटरस्टाइनल सेल, यह आपको ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, कई तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और उन सभी ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को, अलग अलग जो हार्मोन्स जो रिलीज किया, कौन? लेडिंग सेल्स या इंटरस्टाइनल सेल्स, उसे हम लोग कहते हैं एंड्रोजीन्स। उसे क्या कहते हैं? एंड्रोजीन्स। यानी टेस्टिज में लेडिंग सेल्स या इंटरस्टाइनल सेल जो है वह आपका सेक्रेट कर रहा है हार्मोन, कौन सा? एंड्रोजेंस। कौन सा? एंड्रोजीन्स। और इसी एंड्रोजीन्स को हम लोग ऑल्सो कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसे ही हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। किसे कहते हैं? एंड्रोजीन्स को। ओके, और यह टेस्टोस्टेरोन कहो चाहे एंड्रोजीन्स कहो, बात बराबर है। और यह सेक्रेट होता है किसके द्वारा? टेस्टिस में मौजूद लेडिंग सेल्स और इंटेस्टाइनल सेल्स के द्वारा। यह एक हार्मोन है, तो एंड्रोजीन्स जब एक हार्मोन है तो हार्मोन की तरह यह काम भी करेगा और यह रेगुलेट करेगा डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। मेल में जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो सहायक सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसके डेवलपमेंट में, उसके मैच्योरेशन में और उसके फंक्शन में, उसके काम करने के तरीके को पूरी तरह से कंट्रोल करता है कौन? एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन। यह कहां से सेक्रेट होता है? लेडिंग सेल्स और इंटरस्टाइनल सेल से। क्या कौन एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स है मेल में? जैसे एपिडाइडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, सेमेनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सभी के सभी सही ढंग से काम करें, पूरी तरह से काम करें, इसके लिए एक हार्मोन्स की जरूरत है। वह हार्मोन्स है कौन? एंड्रोजीन्स। और इस हार्मोन्स को कौन सेक्रेट करता है? लेडिंग सेल्स और इंटरस्टाइनल सेल्स। ओके, एंड्रोजेंस का दूसरा काम क्या है? स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। मस्कुलर ग्रोथ, बॉडी में जो मस्कुलर ग्रोथ जो है उसको भी स्टिमुलेट करता है कौन? एंड्रोजीन्स। अगर टेस्टिज का लेडिंग सेल्स या इंटरस्टाइनल सेल्स यदि आपको एंड्रोजीन्स हार्मोन सेक्रेट ना करे ढंग से, तो आपके बॉडी का मस्कुलर ग्रोथ भी
अच्छा से नहीं हो पाएगा, इसे भी स्टिमुलेट करता है। और ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, और हमारे चेहरे पर जो दाढ़ियाँ हैं, मूंछ जो रहती हैं, उन फेशियल और एक्सियल हेयर जो होते हैं, और भी कहीं शरीर में जो हेयर हैं, है ना, उन हेयर्स को भी ये प्रमोट करता है। एग्रेसिवनेस और लो पिच ऑफ वॉइस, मेल की ये जो दो खूबियां हैं, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस, इन सब को भी एंड्रोजेंस ये स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजेंस का और भी रोल है, जो कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का निर्माण करना, स्पर्म का निर्माण करना, स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको भी स्टिमुलेट कौन करता है? एंड्रोजेंस हार्मोन्स, है ना। एंड्रोजेंस एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस न्यूरल सिस्टम पर, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पर काम करता है कौन? एंड्रोजेंस। और इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको कि कहते हैं लाइबिडो। मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही एंड्रोजीन्स, जो टेस्टिस के द्वारा जो हार्मोन निकलता है एंड्रोजीन्स, यह मेल के सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पर काम करेगा। और मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, जिसे कि कहते हैं हम लोग क्या? लाइबिडो। क्या कहते हैं? लाइबिडो। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एंड्रोजेंस हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और यह एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट भी करता है कि बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाता है ना। सिंथेटिक इफेक्ट दिखाता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। तो बहुत बड़ा मेजर रोल है आपका एंड्रोजेंस हार्मोन्स का, जो कि टेस्टिस के लेडिंग सेल्स या इंटरस्टाइशियल सेल्स के द्वारा सेक्रेट होता है। एंड्रोजेंस को ही हम लोग ऑल्सो कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, है ना। अब नेक्स्ट जो हार्मोन हम लोग देखने जा रहे हैं ग्लैंड, वह फीमेल का देखने जा रहे हैं। ठीक मेल का ऑपोजिट फीमेल होती है, तो उसमें टेस्टिस ना हो करके उसमें पाए जाते हैं ओवरी, है ना। मेल दिखावा करता है, इसलिए उसका टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर रहता है, लेकिन फीमेल का जो ओवरी है वह एब्डोमेन में होता है। 1 पेयर इन एब्डोमेन, एक पेयर होता है। मेल में टेस्टिस एक पेयर, तो यहाँ ओवरी भी रहता है एक पेयर, एक यहाँ ओवरी और एक ये ओवरी, 2 ओवरी रहते हैं फीमेल में। ओके, यह जो ओवरी जो है, ठीक मेल की तरह यह भी ओवरी जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, और यह भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जब यह प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, तो यह प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मात्र एक ओवम प्रोड्यूस करता है। मात्र कितना? सिंगल ओवम, 1 ओवम प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। मेल की तरह अनगिनत स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं करता है। यह प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मात्र एक ओवम का ही निर्माण करता है। ओवरी प्रोड्यूसेज 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, और ये तो हो गया आपका प्राइमरी सेक्स नेचर्स। लेकिन यह हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है ओवरी। ओवरी आपको हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, और जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो होता है कैसा हार्मोन? तो स्टेरॉयड हार्मोन। यह जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है? स्टेरॉयड हार्मोन। इसीलिए इसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन जो है, उसमें एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। फीमेल में ओवरी होती है, वह ओवरी 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। याद रखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है? एस्ट्रोजन का काम क्या है वह हम लोग देखते हैं। तो एस्ट्रोजन जो है फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स होते हैं, जिस तरह से मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से फीमेल में होते हैं। उस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट्स करता है, और उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट्स करता है कौन? एस्ट्रोजेंस। कौन करता है? एस्ट्रोजेंस। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवरीज फॉलिकल्स, ओवरीज फॉलिकल्स जो हो डेवलप करता है, ग्रो करते रहता है कंटिन्यू, उसमें मदद कौन करता है? एस्ट्रोजेंस। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, फीमेल का सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो है उसके अच्छी तरह से डेवलपमेंट कराता है, उसकी अपीयरेंस करवाता है कौन? एस्ट्रोजेंस। जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस, लेडीज का हाई पिच ऑफ वॉइस,
मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है फीमेल में वह होता है ड्यू टू एस्ट्रोजेंस। रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, और फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो एस्ट्रोजेंस। तो ये काम जो हम लोगों ने भी देखा वो देखा एस्ट्रोजेंस का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोजेस्टेरोन, कि प्रोजेस्टेरोन जो है वह क्या काम करता है। पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन किसको सपोर्ट करता है? प्रेगनेंसी को, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट जब करेगा तो बच्चा जब प्रजनन होगा, निकलेगा, जन्म होगा, बर्थ होगा, तो उस बर्थ के बाद उसे दूध भी चाहिए। तो मेमोरी ग्लैंड पर भी काम करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। मेमोरी ग्लैंड्स पर भी काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। और मिल्क सेक्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। ओवरी के द्वारा जो हार्मोन निकलता है वह हार्मोन एक तो काम करता है किसमें? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, दूसरा मेमोरी ग्लैंड्स पर काम करता है और मिल्क सेक्रेशन में मदद करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का फॉर्मेशन करता है मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करता है, स्ट्रक्चर्स एल्वियोलाई को डेवलप करता है और मिल्क सेक्रेशन में पार्टिसिपेट करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने ओवरी को भी देख लिया। तो सभी के सभी ग्लैंड्स हमने स्टडी कर लिए। अब हम लोग कुछ और हार्मोन्स देख लें, है ना, जो कि ग्लैंड एंडोक्राइन तो नहीं है लेकिन वो भी हार्मोन सेक्रेट करता है, तो उनको भी देख लें। जैसे हार्ट का हार्मोन्स, किडनी के द्वारा सेक्रेट किया गया हार्मोन्स, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसके द्वारा सेक्रेट किए गए हार्मोन। ये तीन के हार्मोन्स हम लोग को और स्टडी करने हैं। फर्स्ट हार्ट, सेकंड किडनी और थर्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इन तीनों के द्वारा सेक्रेट किए गए हार्मोन्स पर भी एक नजर डाल देते हैं। हार्मोन्स आर आल्सो सेक्रेटेड बाय सम टिश्यूज विच आर नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ ऐसे भी टिश्यूज हैं जो कि इंडोक्राइन तो नहीं है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स तो नहीं है, लेकिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और वो तीन जगहों पर पाए जाते हैं। एक हार्ट में, दूसरा किडनी में, और तीसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो इन तीनों को हम लोग बारी बारी देखेंगे। सबसे पहला तो हम लोग देख लें हार्ट को। हार्ट के द्वारा एक आपको सेक्रेट होता है हार्मोन्स, उस हार्मोन्स को कहते हैं एट्रायल नाइट्रोटिक फैक्टर ANF। एट्रायल नाइट्रोटिक फैक्टर, इसका काम क्या है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में रोल अदा करता है कौन? एट्रायल नाइट्रोटिक फैक्टर ANF, ठीक है ना। यह आपका हार्ट के एट्रायल वॉल्स के द्वारा, हार्ट के एट्रायल वॉल्स के द्वारा क्या होता है? रिलीज होता है। हार्ट के एट्रायल वॉल्स के द्वारा रिलीज होता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या? एट्रायल नाइट्रोटिक फैक्टर कहते हैं। और यह जो हार्मोन है एट्रायल नाइट्रोटिक फैक्टर, यह आपका पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? तो पेप्टाइड हार्मोन है। ओके, जो कि आपको कहलाता है क्या? किसके द्वारा सेक्रेट हो रहा है? एट्रायल वॉल ऑफ हार्ट, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? एट्रायल नाइट्रोटिक फैक्टर। इसका रोल तो आप लोग जान लिए, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराता है। कौन कराता है? एट्रायल नाइट्रोटिक फैक्टर। अगर यह सेक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। उसे कंट्रोल करने में यह काम करता है एट्रायल नाइट्रोटिक फैक्टर ANF। When blood pressure is increased, ANF is secreted। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट वाल के द्वारा ANF सेक्रेशन होता है, और डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है कि भैया ज़्यादा मत बढ़ाओ, घटाओ घटाओ, और दिस रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, और यह ब्लड के प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन जो है वह आपको किडनी के द्वारा सेक्रेट किया गया हार्मोन है। तो किडनी में किसके द्वारा? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होता है किडनी में। किडनी में कौन होता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। यह जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है वह आपको सेक्रेट करता है इरिथ्रोपोएटिन, और यह जो इरिथ्रोपोएटिन सेक्रेट होता है किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा, यह भी आपका पेप्टाइड हार्मोन है। यह भी कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है, जिसे कि हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन।
इरिथ्रोपोएटिन, और इसका मेन जो रोल है, स्टिमुलेट्स करता है किसको, इरिथ्रोपोएसिस को, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करता है। किडनी से निकलने वाला एक हार्मोन, किडनी से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसे इरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। किडनी से में भी किस सेल्स के द्वारा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा, किडनी में जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा निकलने वाला हार्मोन है इरिथ्रोपोएटिन, जो कि भाग लेता है किसमें, इरिथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इसमें। ओके, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ जाते हैं हम लोग, पाचन क्रिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स। इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अलग अलग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद है आपको कौन, इंडोक्राइन सेल्स। स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद रहते हैं कुछ इंडोक्राइन सेल्स, जो कि 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करते हैं। कैसे, पेप्टाइड हार्मोन्स। कैसा हार्मोन सेक्रेट करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स। ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उस ट्रैक्ट के द्वारा 4 हार्मोन सेक्रेट होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। एक है गैस्ट्रिन, दूसरा है सेक्रेटिन, सेकंड क्या है, सेक्रेटिन, थर्ड जो है वो सीसीके, कोलेस्टोकाइनिन, थर्ड क्या है, सीसीके, कोलेस्टोकाइनिन, और फोर्थ जो है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी। तो ये 4 हार्मोन हम लोग को याद रखना है, किसके द्वारा सेक्रेट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा। गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, कोलेस्टोकाइनिन, सीसीके, कोलेस्टोकाइनिन का शॉर्टकट क्या हो गया, सीसीके, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी। ओके, अब ये जो हार्मोन है गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, सीसीके, जीआईपी, है ना, ये काम करते हैं, एक्ट्स करते हैं अलग अलग जगह। गैस्ट्रीन जो है वह एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यह एक्ट्स करता है कहां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर। और सेक्रेटिन जो है वह एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पर एक्ट करता है, जबकि सीसीके जो है वह बोथ पैनक्रियाज और गैल ब्लैडर पर काम करता है। तो ये ध्यान देकर आपको याद रखना है कि गैस्ट्रिन किस पर एक्ट करता है, तो गैस्ट्रिन, जी से गैस्ट्रिन और जी से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड पर ही काम करता है, एक्ट करता है। और सेक्रेटिन जो है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पर काम करता है, किस पर, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पर, नॉट इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पर काम करता है सेक्रेटिन। अगर ऑप्शन में दे दिया एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, इंडोक्राइन पैनक्रियाज, तो आप एक्सोक्राइन पैनक्रियाज लेना। सीसीके जो है वह एक्ट करता है पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पर, सीसीके पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पर काम करता है। और गैस्ट्रिन जो है वह आपको स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ, कि भाई सेक्रेट करो, किसमें, गैस्ट्रिन ग्लैंड्स में। गैस्ट्रिन जो है वो स्टिमुलेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्साइनोजेन को, कि भैया स्टिमुलेट करो, मात्रा बढ़ाओ, सेक्रेशन बढ़ाओ, है ना। सेक्रेटिन जो है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज को कहता है कि वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस का सेक्रेशन बढ़ाओ। सीसीके जो है बोथ पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर को कहता है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूसेज, पैनक्रियाज के द्वारा निकलने वाला पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और गॉल ब्लैडर के द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का सेक्रेशन बढ़ाने का ऑर्डर कौन करता है, सीसीके। और जीआईपी जो है वो इनहिबिट्स करता है, क्योंकि इनहिबिटरी हार्मोन है, यह इनहिबिट्स करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड मोटिलिटी। गैस्ट्रिक सेक्रेशन और मोटिलिटी को कोई इनहिबिट करता है तो वो कौन है, जीआईपी। ओके, अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन। ज्यादा फोकस नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है, हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म। सुन करके माथा गर्म नहीं करना है, बस ध्यान देकर कि 2-4 लाइन याद कर लेना है, काम हो गया। हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होता है, तो हर एक हार्मोन्स जो है जो प्रोड्यूस होगा तो वो सभी जगह काम नहीं करता है। हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, टारगेट सेल्स ओरिएंटेड होते हैं, वो अर्जुन की तरह होते हैं, उनका ध्यान रहता है सीधा का सीधा अपने चिड़िया की आंख पर। दाएं बाएं वो नहीं काम करेगा, दाएं बाएं वो काम नहीं करेगा। अगर निशाना चिड़िया की आंख पर है तो चिड़िया की आंख को ही भेदेगा, अगर वह आपको पंख से गुजरेगा तो पंख को नहीं भेदेगा। ये हार्मोन्स का काम है। हार्मोन्स प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, ये अपना इफेक्ट दिखाता है टारगेट टिश्यू पर ही, है ना। तो बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और एक स्पेसिफिक प्रोटीन से ये बाइंड होते हैं। टारगेट टिश्यू जो होते हैं, जो टारगेट टिश्यू होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड होते हैं, इसलिए ये टारगेटेड होते हैं। ओके, और हार्मोन रिसेप्टर्स,
और यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर्स है वो एक स्पेशल तरह का प्रोटीन्स का बना हुआ है, एक स्पेशल तरह का प्रोटीन्स का बना हुआ है कि यह हार्मोन जब निकलेगा तो ये यहीं जाएगा, यहां जाएगा तो काम नहीं करेगा, यहां जाएगा तो काम नहीं करेगा। इसी प्रोटीन्स इसको चाहिए, यह प्रोटीन्स ही इसको मिलेगा तभी यह बच्चा रोना शुरू बंद करेगा, बच्चा रोना बंद करेगा। ओके, तो टारगेट टिश्यू पर ही यह काम करता है और इस टारगेट टिश्यू को हम लोग कहते हैं क्या? रिसेप्टर्स। इसे कहते हैं रिसेप्टर्स, लोकेटेड इन टारगेट टिश्यू ओनली। तो यह हार्मोन रिसेप्टर्स है वह टारगेट टिश्यू पर लोकेटेड होता है। ओके, हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स। यदि हार्मोन रिसेप्टर्स जो है वह सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हो, टारगेट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पर यदि प्रेजेंट होता है तो वैसे जगह को, वैसे हार्मोन रिसेप्टर्स को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। उसे क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। यदि हमारे को हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन पर, टारगेट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, तो वैसे हार्मोन रिसेप्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहते हैं। और यदि कोई हार्मोन रिसेप्टर्स जो है वह आपका सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट नहीं है बल्कि उसके अंदर, इनसाइड, अंदर जाकर वो गोली मारेगा, है ना, वो अंदर जाकर गोली मारेगा, वो बाउंड्री पर काम नहीं करता है। यदि बाउंड्री पर काम करता है, सेल मेम्ब्रेन पर काम करता है, तो उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। और यदि मेम्ब्रेन पर काम ना करे, अंदर जाके काम करे, दैट इज टारगेट सेल्स के अंदर जाके काम करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। उसे क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर, यानी सेल मेम्ब्रेन को भेदेगा और भेद करके अंदर जाएगा और जहां पर उसे काम करना है वहां पर काम करेगा। सेल मेम्ब्रेन को भेदा, फिर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भेदा, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और जा करके अंदर में बैठा हुआ डीएनए पर काम करता है। तो वैसे रिसेप्टर्स को हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स या न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। मोस्टली उसे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स ही कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जा करके डीएनए पर काम करना शुरू करता है। बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं उसे? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और प्रत्येक रिसेप्टर जो होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है, एक हार्मोन के लिए बना हुआ है, जिस हार्मोन के लिए जो बना हुआ है वह उसी पर काम करेगा, दूसरे जगह वो काम नहीं करेगा। हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। ये सभी को याद हो चुका है अभी तक में। और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यूज। और जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो कुछ बायोलॉजिकल चेंज वहां पर आना शुरू हो जाएगा, कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। और टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म होना शुरू होता है और वहां पर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आने लगते हैं जो कि हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। और केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में। जितने भी हम लोग हार्मोन्स पढ़े अलग अलग ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट जो होते हैं, उसके केमिकल नेचर के अनुसार, यानी किस चीज़ का वो बना हुआ है उसकी प्रकृति के अनुसार हम लोग 4 तरह का हार्मोन्स देखेंगे। 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड या कहिए पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स। पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, इसमें आता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। सेकंड जो है स्टीरॉयड्स। तो स्टीरॉयड्स है आपको कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। याद रखना है कि स्टीरॉयड्स कौन कौन है? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। आयोडोथायरोनिन्स, आयोडोथायरोनिन्स में आ जाते हैं थायराइड हार्मोन्स। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं इपिनेफ्राइन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में क्या रहे? इपिनेफ्राइन। हार्मोन्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किससे? मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर से, है ना। मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर से, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स पर ही हार्मोन बाइंड करेगा। डोंट इंटर द टारगेट सेल्स नॉर्मली, डोंट इंटर द टारगेट सेल्स, नॉर्मली टारगेट सेल्स में इंटर नहीं करता है। मेम्ब्रेन पर ही जो बाउंडेड है, मेम्ब्रेन पर ही आपको यदि कोई बॉन्ड है, यहां पर ही आपको हार्मोन रिसेप्टर्स है लगा हुआ, तो वहीं पर वो काम करेगा, बट जनरेट सेकंड मैसेज, और उसके बाद वो सेकेंडरी मैसेज जनरेट कर देता है। दैट इज साइक्लिक एएमपी, IP3, CA++, ये सब आपको जनरेट करेगा, विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और वह सेलुलर मेटाबॉलिज्म को फिर उसके बाद रेगुलेट करना शुरू करता है। जैसे कि हार्मोन FSH निकला
और यह हार्मोन एफएसएच जो है यह मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन्स है, तो बस यह मेम्ब्रेन पर ही मौजूद टारगेट रिसेप्टर्स पर काम करेगा, यहां वहां काम नहीं करेगा, जहां पर इसका टारगेट वहां पर काम करेगा और उसके बाद रिस्पॉन्स करेगा और वो क्या करेगा, जनरेट कर देता है सेकंड मैसेज, उसके बाद जनरेट होगा साइक्लिक एएमपी या CA++ और उसके बाद क्या होगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज शुरू हो जाएंगे, उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज शुरू हो जाएंगे और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी होना शुरू हो जाता है, जैसे कि ओवेरियन ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो हार्मोन्स हम लोग पढ़े थे कि हार्मोन्स विच इंटरैक्ट इन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, यदि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स यानी सेल मेम्ब्रेन पर काम न करके अंदर घुस के वार करेगा, ठीक है ना, तो वहां पर जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन्स, आयोडोथायरोनाइंस, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन पर काम करने वाले नहीं है, ये घुस करके वार करते हैं, एकदम अंदर जा करके काम करते हैं, तो वैसे हार्मोन्स को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कहते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पर काम करेंगे, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, आयोडोथायरोनिन्स हैं, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोजोम फंक्शन। मोस्टली ये क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन करते हैं या क्रोमोजोम पर काम करना शुरू करते हैं, डीएनए पर ये एक्ट करते हैं बाय द इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस, और बायोकेमिकल एक्शन शुरू हो गया, रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट, और उसके बाद फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट शुरू हो जाता है, जैसे कि हार्मोन्स एस्ट्रोजन निकला और इस सेल मेम्ब्रेन को भेदा और भेद करके अंदर चला गया, अंदर जा रहा है, फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसे भी भेदा और भेद करके ये अंदर चला गया और ये अपना टारगेट जहां है हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यहां पर जाकर के ये टारगेट जगह पर जाकर अटैक किया, डीएनए के टारगेट पर जाकर के अटैक किया कि भाई या हमको डीएनए में यहीं पर अटैक करना है तो यहीं अटैक करेगा, यहां नहीं करेगा, यहां नहीं करेगा, जहां इसको करना है वहां का अटैक करेगा और उस जीनोम में काम करना शुरू किया, मैसेंजर आरएनए पर काम किया और फिर प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन दिखाना शुरू कर दिया। जब सब कुछ शुरू ही हो गया है तो यहां पर इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं। बस एनसीईआरटी में इतना ही है। नीट 2024 में जो क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से वो इतना में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए बस इतना ही पढ़ो, तैयारी करो, बार बार सुनो, सब याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलेंगे। थैंक यू।